जय हिंद फ्रेंड्स। नव दृष्टि चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कफन कहानी। और ऊपर से मैं एक बात मैं ये भी बता दूं, कफन कहानी जो है यूपीएससी जिनका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है वहाँ पर भी ये कफन कहानी दी गई है। और साथ साथ कई जगहों पर जो है जो बच्चे एमए कर रहे हैं वहाँ पर भी जो है ये कफन कहानी है। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मूल उद्देश्य यही है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पर एग्ज़ाम सामने आ जाने के पश्चात टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए उनके पास समय पर्याप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि बाकी जीएस के पेपर कवर करने हैं या फिर अन्य पेपर जो है उन्हें कवर करने हैं, आंसर राइटिंग करनी है। तो वैसे में जिनका अगर टेक्स्ट पढ़ना अगर छूट गया है तो मेरा मकसद ये है कि ये वीडियो एक बार देख ले, जहाँ पर टेक्स्ट ना भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये काम चल जाएगा। टेक्स्ट में लिखी गई जितनी भी बातें हैं लगभग वो सारी की सारी बातें यहाँ पर कवर की जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। कफन। इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इसके जो है इस कहानी के टोटल 3 पात्र है। पहला घीसू, दूसरा माधव, तीसरा बुधिया। देखो, और इस कहानी को लगभग हम लोग जो है 3 या 4 भागों में बांट करके हम लोग आराम से समझेंगे। ठीक, देखो स्टार्टिंग में जो है कहानी में क्या होता है कि बुधिया जो है प्रसव पीड़ा के कारण छटपटा रही होती है। क्यों? क्योंकि उसे जो है बच्चा होने वाला है। और दोनों के दोनों महाशय यानी कि घीसू और माधव घर के बाहर, ठंड का मौसम है तो अलाव के पास जो है बैठे हुए हैं। और बुधिया तड़प के मारे उनके मुख से इतनी जबरदस्त जोर की आवाज निकलती है कि कलेजे तक को वो कपा देने वाली आवाज, इतनी तड़प। और फिर बाद में घिसू कहता है कि जाओ यार, कम से कम एक बार देख तो आओ क्या स्थिति है, सुबह से तो वो तड़प ही रही है। तो माधव यहाँ पे कहता है अरे मरना है तो कम से कम मर ही जाए, चैन से कम खा पी करके आराम तो करो। इसके वजह से सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। ठीक, तब यहाँ पर घीसू क्या कहता है, अरे इतने सालों तक तो तुमने उसके साथ जीवन व्यतीत किया है, खान पान हुआ है, सब कुछ हुआ है, और आज जब उसे देखने की बारी आई तो तुम कह रहे हो कि मर जाए तो ही अच्छा है। तो यहाँ पर घिसू कहता है कि देखो, जब तुम्हारी माँ बीमार थी तो मैं 3-3 दिनों तक, तो घिसू कहता है कि 3 दिनों तक मैं उसके बिस्तर से उठा ही नहीं, उसकी देखभाल मैं करता रहा, लेकिन तुम बड़ा बेदर्द है भाई। इस तरीके के जो है वाक्य वहाँ पर लिखे गए हैं कहानी में। तो कहता है तू तो बड़ा बेदर्द है भाई, कम से कम उसे जाकर देख तो लेता। तो माधव यहाँ पर खिसिया करके क्या कहता है कि कम से कम मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मुझे बड़ा डर लगता है, एक काम कीजिए, आप ही ज्ञान दे रहे हैं, चले जाइए आप ही देख आइए। तब घिसू कहता है कि मैं कैसे चला जाऊँ, ब्याह होकर जब से आई है तब तक मैंने उसके मुख को मैंने नहीं देखा है, तो अब उसका उगा हुआ बदन में कैसे देखूं? अगर वो बेचारी मुझे देख लेगी भीतर तो संकोच के मारे ढंग से वो हाथ पैर भी पटक नहीं पाएगी, लज्जा आएगी उसे, तो मैं कैसे चला जाऊं भीतर? अब देखो माधव का यह बात कहने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि दोनों के दोनों बैठे हुए अलाव के पास आलू रखा हुआ है। ठीक, अब देखो यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझिए आप लोग, कोशिश तो मेरी यही है कि समझ में आ जाए। देखो ये हो गई बुधिया। कौन? बुधिया। यहां बैठे हैं घीसू, और ये हो गए माधव। और यहां जो है अलाव जल रहा है, और यहां इनके पे जो है आलू रखी हुई है। ठीक, अब ध्यान दो। तो अब माधव जाना नहीं चाहता है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर वो भीतर चला गया तो कहीं घीसू आलू का बड़ा भाग वो ना साफ कर जाए। अब इसी चक्कर में वो अपने पिताजी को कहता है कि नहीं आप जाओ, जाकर के देखाओ। वो कहता है कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम ही जाकर के दिखाओ। फिर बाद में यहाँ पे घीसू क्या कहता है कि यार जब तुम्हारी माँ बीमार थी तब मैं 3-3 दिनों तक नहीं उठा, और मैं जब तुम्हें कह रहा हूँ जाने के लिए तो तुम जा भी नहीं रहे हो। बताओ कितनी बड़ी दुख की बात है। तो यहाँ पर
तो यहाँ पर माधव क्या कहता है कि अगर मैं ओझा को भी अगर बुलाऊं तो वो भी कम से कम देखने के लिए 1 रुपये से तो वो कम तो लेगा नहीं। और इनके पास ले दे करके पूंजी क्या है पता है? घर में कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, बचे केवल 2-4 मिट्टी के बर्तन ही है, वही इनकी पूरी की पूरी संपत्ति है। ठीक। और एक बात यहाँ पर प्रेमचंद जी ने उस कहानी में चमारों का कुनबा, चमारों का कुनबा, ये जो है आपको कहानी में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ रहते वो चमारों का कुनबा है और वो पूरा का पूरा गांव जो है खेती या फिर किसानों वाला गांव है और वहां पर काम करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी जो है कमी नहीं है। लेकिन ये दोनों भाई साहब घर में रहेगा कोई चीज कैसे? क्यों? क्योंकि ये लोग है कामचोर। किसानों के गांव होने के बावजूद भी वहां पर काम आपको भरपूर मिल जाएंगे, लेकिन ये तो भाई लाट साहब है, ये लोग काम क्यों करें? ठीक। और घिसू की अगर बात करें तो घिसू जो है अपने पूरे 65 साल में या पूरे 60 साल में इसने क्या किया है? कोई काम उतने ढंग से नहीं किया है। दूसरों के खेत से कभी आलू उखाड़ लाए, कभी गन्ना ले आए तो रात को चूसा करते थे। ऐसे ही करके इन्होंने जो है अपनी पूरी जीवन के जो है 60 वर्ष या 65 वर्ष यूं ही बिता दिए। और बेटा भी ठीक वही है, एकदम घिसू के पदचिन्ह पर चलने वाला। ये कहावत आप लोग सुने होंगे कि जैसा पिता वैसा बेटा भी होता है। तो ठीक वही हाल यहाँ पर जो है माधव का है। पिता पहले कामचोर रहे हैं, बेटा भी वही कामचोर है। ठीक, वो भी उसी पदचिन्ह पर चल रहा है भाई। तो घिसू पे जो है कामचोर, माधव भी कामचोर। माधव आधा घंटा काम करता तो घंटों घंटों भर आराम करता। इसीलिए कौन व्यक्ति इन्हें कहेगा कि नहीं आप आओ हमारे यहाँ पर काम करो? अब वही व्यक्ति इन्हें जो है काम के लिए बुलाएगा जिनके ऊपर आफत आन पड़ी, कोई मिल नहीं रहा है। तब ऐसे में ही बाबू चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ही आइए, अब क्या करें, आप ही बचे हुए हैं, काम करेंगे। और उसके बाद जब से माधव का विवाह हुआ, बुधिया जब से घर में आई, इनके तेवर तो और भी बढ़ गए थे और भी नखरे दिखाने लगे। काम करने जाते नहीं, ऊपर से जब भी कोई इन्हें जो है काम के लिए बुलाता तो ये बढ़ा चढ़ा करके उनसे पैसे लेते। मुट्ठी भर अनाज अगर घर में आ जाए तो बस मस्त मौला एकदम भौरे की तरह यहाँ वहाँ मंडराते रहते, उगते रहते। काम करने से इनका कोई मतलब नहीं। ठीक। फिर उसके बाद कभी गए लकड़ियाँ तोड़ लाए, घर में मुट्ठी भर अनाज है तो पकने के लिए तो कुछ चाहिए, लकड़ियाँ तोड़ लाए, बेच दिए, पैसा बचा है उसी से मौज मस्ती कर रहे हैं। पूरे गांव भर में ये बदनाम है। सभी लोग जानते हैं कि अगर इन्हें एक बार अगर कोई पैसा दे दिया तो वो पैसा मिलने से रहा। लात भी खाते हैं, मार भी खाते हैं, बेइज्जती भी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब बुधिया थी जिसकी वजह से ये अकड़ गए थे और आज वही जब वो मरने लगी है तब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर वो मर जाती तो कहीं चैन की नींद ले पाता। ठीक। फिर यहीं पे एक बात उठ के आएगी किसकी? समाज की। देखो यहाँ पर जो है घिसू क्या कहता है कि यार मेहनत करने से क्या फायदा है। ठीक, कहानी में घिसू कहता है कि मेहनत करने से क्या फायदा है। क्यों? क्योंकि किसानों का गांव है, किसान इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो किसानों का शोषण कर रहे हैं वो बल्कि बहुत ही ज्यादा संपन्न है और किसान वैसे के वैसे ही हैं। तो इतना मेहनत करने का क्या फायदा? तो इससे अच्छे तो हम ही हैं, बिना काम किए चुपचाप खा रहे हैं, 4 गालियां मिल रही कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो पैसे मिल ही जाते हैं, गुजारा हो जाता है। लेकिन किसानों की तरह क्यों मरे? ठीक, इसीलिए जो है किसानों से ज्यादा वो अपने आप को ठीक ठाक समझते हैं, क्योंकि काम करने के बावजूद भी जब उनकी स्थिति वैसी ही है तो वो बिना काम किए उनकी स्थिति वैसी है, ना मेहनत करना है उतना, स्थिति भी वैसी है। किसान वहाँ मेहनत करने के बावजूद भी उनकी स्थिति भी वैसी है। इसीलिए कहते हैं कि छोड़ो काम क्या करना, अगर दोनों की स्थिति बराबर है तो ठीक ही है। उसके बाद जो है ठाकुर का बारात। देखो अब यहाँ पर घिसू जो है क्या करते हैं, ठाकुर के बारात से पहले थोड़ी सी कहानी ये है कि अब दोनों जन जो है, ये बात हो गई, बात हो जाने के पश्चात दोनों जो है आलू छीलते हैं खाने के लिए। आलू थी गरम गरम, क्या करें, आलू उठाए मुंह पे डाले, अब इतना जबरदस्त जल रहा था, भूख इन्हें इतनी जोर की लगी थी कि सुबह से वो मतलब एक दिन पहले से कुछ खाए हुए नहीं थे, भूख लगी हुई थी जबरदस्त। क्या करें, अब आलू मुंह पे डाल दिए एक निवाला, अब जल रहा है, उगला भी मतलब उगल भी नहीं सकते, निगल भी नहीं सकते। फिर बाद में उन्होंने तय किया कि भाई क्या करें, बाहर निकल के तो कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा पेट में ही चले जाए।
पेट में चला गया तो ये ठंडा होने के लिए पर्याप्त जगह है, ठंडा भी हो जाएगा, कई सामान है, आराम से ठंडा कर लेंगे उसको। तो क्या किए, निकल गए, कभी तालुएं जल जाती, कभी जीभें जल जाती। फिर इसी बीच जो है घिसू जो है ठाकुर की बारात के बारे में कहते हैं कि खाना तो मैंने वो 20 वर्ष पहले खाया था जब मैं ठाकुर की बारात में मैं गया था। सोचो 20 वर्ष पहले इसने जो है भोजन प्राप्त किए, वो भी भरपेट। उसके बाद जो है भरपेट भोजन इसे अभी तक मिला ही नहीं, और अपने उस दिन को याद करके कहीं जो है अपनी इच्छा को वो पूरी कर रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि मानना पड़ेगा उस ठाकुर को, क्या जम करके उसने खिलाया था। वहां पर गए थे, शादी में बैठ गए, बैठने के बाद पूरी है, कचौरी है, चावल है, दलिया है, बहुत कुछ मिला, भर भर के मिले। यहाँ हाथ लगाते थे, मना करते थे कि मत दो, लो और पूरी लो, ऊपर से रख दिया करते थे। जम कर खाए, इतना खाए कि उठा नहीं जा रहा था, और खा कर उठने के पश्चात जो है ठाकुर ने जो है सभी को जो है पान इलायची वगैरह भी बंटवाए थे। ठीक, इतना खाया था। तो माधव कहता है अरे तब कम से कम 20 पूरियाँ खाई होंगी आपने। तो घिसू कहता है 20 पूरी पे अटके हो तुम, तो मेरे आधे के बराबर नहीं, मैंने कम से कम लगभग 40 पूरियाँ खाई थी। ठीक, तो इस तरीके से कहते हैं कि बताओ वो एक ठाकुर था जो दरिया दिल इंसान था, जो भरपेट सभी को भोजन कराया और पैसा जो है आराम से लुटाया। लेकिन अब की जो ये लोग हैं, जो जमींदार हैं या सामंती लोग हैं, ये तो दूसरों के हड़पने की सोचते हैं, कोई खर्च करने के बारे में सोचता ही कहाँ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों ही अलाव के पास फटी हुई जो है लुंगी वगैरह गमछा जो है ओढ़ करके सो गए अलाव के पास। ठंड बड़ी जबरदस्त थी। सुबह उठे तो कहा कि अरे एक बार जाकर के थोड़ा देख तो लो, बुधिया बची है या चल बसी। जब भीतर जाकर के माधव ने देखा कि मुंह खुला हुआ है, आंखें ऊपर की तरफ एकदम पथलाई आंख, मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही है, पूरे बदन में जो है मिट्टी लगी हुई है, धूल, क्योंकि उस जमाने में घर तो ऐसे सीमेंट बालू के तो पक्के तो नहीं थे। तो वो देखते ही समझ गया कि भाई बुधिया का काम तमाम है, और जोर जोर से है तौबा मचने लगा, रोने लगे, बिलखने लगे, चिल्लाने लगे। गांव के आसपास के लोग भी जुटने लगे, हाय राम बुधिया चल बसी, अब तो क्या होगा, घर उजड़ गया। कई लोग आते हैं, कई औरतें आती, देख करके जो है अपने दो दो चार चार बूंद आंसू बहाती, बहाने के बाद चले जाती। फिर बाद में माधव ने कहा घिसू ने कि अरे भाई वो तो मर गई है, लेकिन अब इनका जो है अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी और कफन तो चाहिए ही, घर में पैसे भी नहीं है, घर तो एकदम सन्नाटा है, फाका है, कुछ नहीं है, तो इसका अंतिम संस्कार कैसे होगा। तब घिसू जो है भागता हुआ जाता है, माधव भी जाते हैं। अब ये कौन है भाई, जमींदार। देखो ये हो गया भाई जमींदार। ठीक, बैठे हुए हैं यहाँ पर, मान लो कि चेयर वगैरह हो गया, ये चेयर में बैठे हुए हैं आराम से मस्त मौला आदमी की तरह एकदम। गए भागते भागते गए, अरे बाबू साहब बड़ा गजब हो गया हमारे घर पे, मेरी एक बहू थी वो भी चल बसी, हम लोग पूरी तरीके से लूट गए, बर्बाद हो गए। अब तो आप ही की कृपा है, जब तक आप पैसे नहीं देंगे ये मिट्टी उठेगी नहीं, और आप ही की कृपा है, आप ही की वजह से तो हम लोग जी रहे हैं, मैं तो आप ही का गुलाम हूँ। इस तरीके से वो खुशामद करता है। तो फिर जमींदार साहब क्या कहते हैं कि जब मैं तुम्हें काम के लिए बुलाया करता तब तो तुम्हारी कोई खोज खबर ही नहीं थी, कोई पता ही नहीं था, और आज जब मुसीबत आन पड़ी है तो भागे हुए मुंह उठाकर चले आए, निकम्मा कहीं का। ठीक, तो फिर घिसू कहता है नहीं मालिक ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आप ही का गुलाम हूँ, आपके सिवा कहाँ जाऊँ, आप अगर पैसे नहीं देंगे तो ये मिट्टी उठने से रही। जमींदार को आ रहा था बड़ा गुस्सा, लेकिन क्या करे भाई, स्थिति की गंभीरता को समझना भी है, उनके यहाँ पर देहांत हुआ है। तो उसने क्या किया, 2 रुपए के सिक्के निकाले और यूं फेंक दिया, और उसके तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। सिक्का फेंका, ऐसा लगा कि उसके सिर से कोई जो है बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। ठीक, उसके बाद क्या है, घिसू को मौका मिल गया, अरे भाई गांव के सबसे बड़े जमींदार जी ने उन्हें पैसे दे दिए, और घिसू को अच्छी तरीके से पता है कि जमींदार के पैसे ले जाने के पश्चात फिर किसी के गांव में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई बनिया हो या फिर कोई दुकान वाला हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि जमींदार के पैसे देने के बाद कोई और मना कर दे, उनकी बात को मना कर दे, हिम्मत नहीं है। और घिसू अच्छी तरीके से जानता था कि किस तरीके से जो है जमींदार का नाम लेकर के ढिंढोरा पीटना है, और पूरे गांव भर में जो है ढिंडोरा पीट पीट करके इन्होंने लगभग जो है कितने
5 रुपए जमा कर लिए। 5 रुपए जमा कर लिए। फिर बाद में दोनों बाप बेटे कहा कि भाई पैसे तो जमा हो गए, लकड़ी। अब गांव में क्या था कि जब भी कोई उस जमाने में अगर कोई मरता तो लोग कुछ ना कुछ लेकर के जाया करते थे। तो उन्होंने कहा, घिसू ने कहा कि लकड़ी तो वैसे ही मिल गई है, बची एक ही चीज है, वह है कफन। ठीक, अब कफन लेके चलना है। तो अच्छा, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कफन का इंतजाम करना है, कोई हल्की फुल्की कफन ले लेते हैं, पैसे का इंतजाम हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर घिसू ने एक बात कही, बड़ा अजब नियम है इस समाज का। जीते जी नंगे तन को ढकने के लिए एक चिथड़ा भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मरने के पश्चात नया कफन चाहिए। बड़ी अजीब रीति रिवाज है ये। एक समाज के मुंह पे थप्पड़ है जोरदार, जबरदस्त थप्पड़। ठीक, अभी बाद में बताएंगे क्या है, कैसा थप्पड़ है। देखो, तो फिर चलते हैं कफन लेने के लिए, बाजार घूमते हैं। शाम हो गई है, कई दुकानें देख ली, लेकिन उन्हें कोई भी कफन जचाई नहीं। कोई सूती के हैं, कोई रेशम के हैं, लेकिन उन्हें कोई भी कफन जमा नहीं। और घूमते घूमते हो गई शाम। शाम हो जाने के पश्चात ये लोग पहुंचे एक मधुशाला, यानी कि मदयालय। ये क्या है, देखो, इस जमींदार का शब्द हटाते हैं यहाँ से। देखो, ये है आपका वाइन शॉप, लिख लो डायरेक्ट। यहाँ एक अंकल जी हैं बेचने वाले। ठीक, अब घूमते फिरते दोनों के दोनों पहुंच गए यहाँ। पीने वाले तो वैसे ही थे, अब क्या करें। एक नज़र वहाँ देख रहे हैं, एक नज़र मधुशाला की तरफ। रहा नहीं गया, लास्ट में चले गए। और जो है वहाँ पर बैठे हुए, गद्दी पर बैठे हुए आदमी से कहा कि साहब एक बोतल हमें भी दे दीजिए। एक बोतल आई, कुंजी टूटी, मतलब कुंजी, बोतल के ढक्कने टूटे। फिर तली हुई मछली आई, खाने के लिए कई अन्य पदार्थ भी आए। दोनों जब बैठ करके मस्त अब जो है पीने लग गए, खाने पीने लग गए। और खाते पीते जो है बुधिया को आशीर्वाद दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान तुम ही, माधव कहता है कि भगवान तुम ही साक्षी हो, जो जीते जी मुझे इतना भोजन प्राप्त नहीं हुआ, इस बेचारे ने मर करके वो हमारी इच्छा पूरी कर दी। आपको देखना है, बड़ी गाढ़ी की कमाई है ये। कम से कम से जो है बैकुंठ ले जाना है, बैकुंठ। और बुधिया को खूब दुहाई देते, कहते हैं कि बेचारी जीते जी तो ना सही, मरते वक्त उन्होंने जो है मर करके ये इच्छा उसकी पूरी कर दी, उसे वैकुंठ मिलेगा। दोनों पीते हैं मस्त, एकदम पी के मस्त हो जाते हैं। कई बोतलें जो है वहाँ पे टूटती हैं, दोनों के दोनों पी करके मस्त होते हैं। फिर बाद में माधव कहता है कि पापा लगभग जो है 1.5 रुपये खर्च हो गए, तो अब अगर गांव में गए बिना कफन के तो गांव के लोग तो पूछेंगे ही। यीशु कहता है भाई चिंता क्यों कर रहा है, कफन जिन्होंने पैसे दिए थे कफन के लिए फिर वही दे देंगे, चिंता नहीं करना है, एकदम चिंता नहीं करना है, जिन्होंने दिए वही देंगे। तो फिर क्या हुआ, इन लोगों ने जो है बगल में पुड़िया वगैरह मिल रही थी, फिर वहां से गए ले आए, फिर खाए, फिर बोतलें टूटी। अब कुछ ही पैसे बचे, दोनों खा पी लिए, खा पी करके मस्त हो गए। और एक भिखारी बैठा हुआ था बगल में, देख रहा था उसे। खा पी करके पेट भर जाने के पश्चात जो पूरियां बची हुई थी पत्थर से ही उस भिखारी को दे दिया। कहा कि बड़े गाड़ी की कमाई है, आशीर्वाद देना कि जिसकी ये कमाई है वो बेचारी बैकुंठ जाए। माधव कहता है कि बाबा क्या वो हमसे क्या वो उससे, मतलब कि क्या वो मुझसे पूछेगी नहीं ऊपर जाने पर कि मेरे लिए अपने कफन के लिए जो पैसे मिले वो कफन आया क्यों नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो यहाँ पर यीशु कहता है मजे को क्यों भंग कर रहे हो, छो देखा जाएगा ऊपर जो होगा सो। और ये कह करके जो है दोनों एकदम मस्त होकर ठगनी वाला गाना गाते हैं एकदम, और पी करके फुल गाना गाते हुए झूमते हुए। बाकी मदयालय में जितने बैठे हुए लोग तो सभी की आंखें फटी हुई हैं। लोग एक एक बोतल पीने में सोच रहे हैं, वो सोचा कई बोतल पी गया और पी के नाच रहा है, और नाचते नाचते क्या हुआ फिर गिर पड़े। तो आशा करता हूँ कि कहानी समझ में आई होगी, और कहानी में मुख्य रूप से क्या बात है उनको हम लोग जरा देख लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पर जो है चरम यथार्थवाद,
ठीक। इस पूरे कहानी में जो है आप मुंशी प्रेमचंद जी को देखेंगे जो एकदम चरम यथार्थवाद इस कहानी में झलकती है। इससे पहले इन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी उस कहानी में जो है दो चीजें आपको ज्यादा तौर पर मिलेंगी। पहला गांधीवाद, दूसरा आदर्शवाद। देखो गांधीवाद का मतलब क्या है? सामान्य सच का मतलब है कि जो गांधी के द्वारा दिए गए जो वचन है या फिर गांधी द्वारा जितने भी समाज को लेकर के कहे गए उनकी बात है, उनके जो सोच है उनके अनुसार जो है चलना। तो उन्होंने गांधीवाद का ठीक ठाक प्रभाव जो है मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर रहा है। उसके बाद आदर्शवाद। अब जैसे कि मान लो कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, ठीक, उस बच्चे को आप समझा रहे हैं कि ये काम नहीं करते वरना पुलिस आएगी, 2 डंडी मार कर लेके आपको चली जाएगी, तो उसे डरा करके उससे जो है गलत काम करने से रोकते हैं। इसे क्या कहते हैं? उपदेश देना। सही काम करने के लिए उपदेश करना, उपदेश देना। तो ठीक वैसे इनकी अधिकांश कहानियों में जो है गांधीवाद और आदर्शवाद, यानी कि जहां पर जो है ये पाठकों को उपदेश देते हुए नजर आएंगे उस कहानी में। तो ठीक यहाँ पर जो है ये इनकी 1936 ईस्वी के लगभग जो है यह रचना आई और इसी वक्त इन्होंने जो है इसी वक्त इनके जो और भी कई, इससे पहले इनकी कई भी और कहानियां थी, लेकिन उनमें जो है उतनी यथार्थवाद या अन्य चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये कहानी जो है पूस की रात, ठीक, पूस की रात, उसके बाद सदगति, ईदगाह, ठीक, इन तीनों कहानियों में उतनी जो है आपको यथार्थवाद नहीं देखेंगे, लेकिन सबसे तीखा एक और भी ले लेते हैं, गोदान। इनमें भी जो है समाज में फैले हुए सामंती व्यवस्थाओं के ऊपर जो है करारा व्यंग्य किया गया, लेकिन जितना तीखा व्यंग्य इस कफन कहानी में किया गया है उतना अन्यत्र कहीं नहीं। इससे पहले भी जो है मुंशी प्रेमचंद जी के पहले या मुंशी प्रेमचंद जी के समकालीन भी कई ऐसी कहानियां लिखी गई जहां पर यथार्थवाद के बारे में है, लेकिन जितनी अच्छी तरीके से यथार्थवाद को इन्होंने कवर किया है। अब देखो जो चरम यथार्थवाद मुंशी प्रेमचंद जी के मुंशी प्रेमचंद जी जो ले आए वो जो है पाश्चात्य जगत में वही चरम यथार्थवाद 100 सालों के बाद आया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर तो इन सभी से भी जबरदस्त जो है चरम यथार्थवाद इसमें लिखा गया। दूसरा यहाँ पर इनके ऊपर एक आरोप भी लगा, आरोप लगा कि मुंशी प्रेमचंद जी जो है यहाँ पर जो है दलितों का या फिर चमार जाति लगा करके जो है दलितों का इन्होंने मजाक उड़ाया है, चमारों का मजाक बनाया है। ये अगर कहानी लिख ही रहे थे तो चमार लगाने की क्या जरूरत थी? चमार जाति इसके बावजूद भी जो है कहानी तो वो लिख ही सकते थे, जो दलितों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं पर बात कर सकते थे, लेकिन इन्होंने चमार जाति लगा करके इन्होंने जो है चमारों को पास किया, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है, सही नहीं है। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी यह दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से जो है दलितों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, उनकी इन स्थितियों से जो है परिचित करवाना चाहते थे, उन्होंने तो मजाक उड़ाया नहीं है, ठीक। तो ये आरोप जो है क्या है, पूरी तरीके से गलत है। तो आशा करते हैं और ये कहानी हम लोग यही रखते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को कहानी ठीक ठाक समझ में आई होगी, और जहाँ कहीं भी लगे कि नहीं थोड़ी बहुत कुछ अगर पॉइंट अगर मिस्टेक हुए हैं या मुझसे कोई अगर गलती हुई है, इंसानी ही गलती हो ही सकती है, अगर जहाँ कहीं भी अगर लगे कि आपको कि नहीं कहीं कोई दिक्कत है या फिर अगर आपको कोई सवाल ही अगर पूछना हो तो बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और उसके जो महत्वपूर्ण कथन है, कोटेशन है, जो आपको आंसर राइटिंग करते वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुँचाएंगी, तो वो कथन मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और ये सीरीज लगातार चलेगी। मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ जितनी भी हैं जो यूपीएससी के पाठ्यक्रम में हैं, कुछ एमए के पाठ्यक्रम में भी है, तो उनको एक साथ देखते हुए जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।